हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका क्लास नंबर 15। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 3, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, पत्र लेखन, नाटक। और दोस्तों उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे उच्च प्राथमिक स्तर की पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित लेखकों का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी के विषय में, सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में, कबीरदास जी के विषय में, तुलसीदास जी के विषय में और हरिवंश राय बच्चन के विषय में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में और सूरदास जी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। तो दोस्तों, बस्ती जिला जो कि मेरा खुद का जिला है, तो हमारे इसी जिले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल और इनके पिताजी की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई थी और समस्त परिवार मिर्जापुर में आकर रहने लगा था इनके साथ ही। यानी कि इनके पिताजी कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में सर्विस करते थे और दोस्तों वहाँ पर इनके पिताजी के साथ उनकी फैमिली भी चली गई। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी अपने पिताजी के साथ मिर्जापुर में रहने लगे। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। तो दोस्तों, 9 वर्ष की अवस्था में ही शुक्ल जी की माता जी का देहांत हो गया था। शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण ना मिल सका, किसी तरह उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं माँ का सपोर्ट अब उन्हें नहीं था, उनकी माँ अब उनके बीच नहीं थी, इस वजह से भी वो काफ़ी उनकी पढ़ाई में काफ़ी बाधा हुई और वो किसी तरह से एमए कर पाए। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उनकी योग्यता की वजह से ही काशी नागरी प्रचारणी सभा ने ही उन्हें क्या सौंपा, संपादक का कार्य सौंपा। और दोस्तों, उन्होंने इसे सफलतापूर्वक किया भी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। तो 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इनकी जीवनी का विमोचन हुआ था। तो दोस्तों, 2008 में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में ही हो गई थी, लेकिन इनके जीवनी की जो बुक छपी थी, वो उस बुक का विमोचन कब हुआ था? 2008 का जो दिल्ली पुस्तक मेला लगता है प्रगति मैदान में, उसमें इनकी जीवनी का विमोचन किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शुक्ल जी के विषय में इनकी कृतियाँ 3 प्रकार की हैं: मौलिक, अनुदित, संपादित कृतियाँ। तो दोस्तों, मौलिक कृतियाँ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें दोस्तों इन्होंने लिखा सूर, तुलसी, जायसी, इन पर इन्होंने आलोचनाएं की। क्लियर? और दोस्तों, दूसरा था, ये मौलिक कृतियां के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं आलोचनात्मक ग्रंथ, और दूसरा इसमें निबंधात्मक ग्रंथ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निबंधात्मक ग्रंथ में इनका चिंतामणि और मित्रता और क्रोध, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चिंतामणि किसका निबंध है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने देखा मौलिक कृतियों के अंतर्गत आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंधात्मक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आलोचनात्मक ग्रंथ में हम लोगों ने देखा कि सूर, तुलसी, जायसी, इनके ऊपर इन्होंने आलोचनाएं यानी आलोचनात्मक रचनाएं की। और साथ ही दोस्तों, जो निबंधात्मक ग्रंथ था, जिसमें हमने देखा चिंतामणि और मित्रता और साथ ही क्रोध, ये इनके निबंधात्मक ग्रंथ थे। और यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत
हिंदी साहित्य का इतिहास उनका एक अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मौलिक कृतियों के अंतर्गत आलोचनात्मक ग्रंथ देखने को मिलेंगे, निबंधात्मक ग्रंथ देखने को मिलेंगे और ऐतिहासिक ग्रंथ देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गया आपके मौलिक कृतियों के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए दूसरा अनुदित कृतियाँ। तो दोस्तों शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है और मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, ये अनुदित कृतियां हैं इनकी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे संपादित कृतियां क्या क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारी पत्रिका, भ्रमर गीत, सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली, ये सब उल्लेखनीय हैं। तो ये इनकी संपादित कृतियां हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के अगर रचनाएं आप लिख रहे हैं तो उसमें आप 3 हेडिंग मुख्य रखिएगा, मौलिक कृतियां, अनुदित कृतियां और संपादित कृतियां। और मौलिक कृतियां के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, सूर, तुलसी, जायसी पर इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं की। और निबंधात्मक ग्रंथ के अंतर्गत क्या लिखेंगे, चिंतामणि और मित्रता और क्रोध, ये इनके निबंधात्मक ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, क्लियर। तो ये इनके मौलिक कृतियों के अंतर्गत आएंगे। और अनुदित कृतियों के अंतर्गत हमने पढ़ा शशांक जो कि उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है, और इसके अलावा मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, ये भी इनका अनुदित कृतियां हैं। और यहाँ पर हमने संपादित कृतियां देख ही ली है कि संपादित कृतियों में इन्होंने हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारी पत्रिका, भ्रमर गीत, सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली, ये सब उल्लेखनीय है, क्लियर। तो ये इन सब की इन्होंने संपादित कृतियों के अंतर्गत रचना की। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सूरदास जी के विषय में जानने। दोस्तों 2019 में आपके कबीरदास और सूरदास जी की जीवनी के विषय में पूछा गया था, तो इसलिए ये इस बार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सूरदास के विषय में। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में माना जाता है, और इनकी मृत्यु का जो स्थान है वो है दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर। यानी कि इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता में हुआ और इनकी मृत्यु दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुई, क्लियर। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए श्याम सुंदर बाबू दास ने इनके संबंध में लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जन्मांध थे, लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर बाबू दास ये कहते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। किस लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन किया वो कोई जन्मांध कैसे कर सकता है, जब वो देखेगा तभी तो वर्णन करेगा। तो वो जो लोग ये कहते हैं कि वो जन्मांध थे उनकी बातों का ये खंडन करते हैं, क्लियर। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ईश्वर में आस्था रखते थे और ईश्वर के गुणगान गाते थे। तो उनके इस गायन को देख करके ही जो वल्लभाचार्य जी महाराज थे इन्होंने क्या किया था, इनको एक मंदिर में जिसका नाम था श्रीनाथ मंदिर, उसमें कीर्तन करने के लिए इनको नियुक्त कर दिया था। तो वो जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का वहाँ पर गायन करते रहे, उनकी स्तुति करते रहे, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे रचनाएं इनकी क्या क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए रचनाओं में सूरदास की रचनाओं में निम्नलिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। इसमें देखिए पहला है सूर सागर, सूर सरावली दूसरा है, तीसरा साहित्य लहरी, चौथा नल दमयंती और 5वां ब्याहलो। तो दोस्तों ये पांचों जो ग्रंथ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सूरदास की रचनाओं में। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। जहाँ पर आपको समझने की जरूरत है वहाँ आप समझिए, और जहाँ आपको याद करने की जरूरत है वहाँ आप याद भी करिए। जैसे इनकी जो रचनाएं हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, और इनके जन्म और मृत्यु के विषय में भी आपको केवल स्थान याद करना पड़ेगा, बाकी आप सब चीज़ें समझ सकते हैं, क्लियर। और देखिए यहाँ पे श्याम सुंदर बाबू दास का स्टेटमेंट भी आप
याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है, ये आप समझ लेंगे तो आराम से लिख ले जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके 3rd चैप्टर भी समाप्त होने वाले हैं। तो आपके लिए दोस्तों टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही उसमें आप टेस्ट भी जाके दीजिएगा, और आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियोज बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। हम देखते हैं बहुत सारे हमारे डीएलएड प्रशिक्षु भाई बहन वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उनको लाइक और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं गलत है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए तो बस इतना ही करना है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी कि अगर हम अपने भाई बहनों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करिए। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय